हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट में। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और धमाकेदार धांसू सेशन जो बड़े ही अनमोल टॉपिक का हो रहा है, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट का। हमने पिछले वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 1 में ऑलरेडी देख लिया था कि मोल का रिलेशन मास के साथ क्या होगा, और हमने यह भी जान लिया था कि मोल का काम क्या है। भाई मोल इतना अनमोल है क्यों फिजिकल केमिस्ट्री में, और क्यों ऐसा कहा जा सकता है कि फिजिकल केमिस्ट्री की कल्पना भी मोल के बिना अधूरी है। तो वो रिलेशन मास का मोल के साथ, और मोल को क्यों इतना अनमोल रतन बनाया गया है हमने अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। लेकिन अब सवाल यह है भैया, इस वीडियो में क्या जिक्र करेंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल का रिलेशन क्या है। बोले तो दूसरा रिलेशन, अगर आपको याद हो तो दूसरा रिलेशन जो कि मोल का पार्टिकल की संख्या के साथ देखना था। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया मास और नंबर ऑफ पार्टिकल का रिश्ता क्या है, तो इसके लिए मोल बोलता है मैं पुल का काम करता हूं। सर मैं दोनों से अलग अलग रिलेशन बताता हूं, फिर आप आमने सामने का रिलेशन डायरेक्टली देख लेना। तो मोल का रिलेशन मास से हम देख चुके। पार्ट 2 के इस वीडियो में रिलेशन ऑफ मोल विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सब्सटेंस से हम देखने जा रहे हैं, यानी कि मोल का रिलेशन पार्टिकल की संख्या से देखने जा रहे हैं। अब पार्टिकल की संख्या याद करो, जब मैंने मास के टर्म्स में रिलेशन बताया था, मोल का मास के साथ रिलेशन बताया था, तो मैंने कहा था तुम्हें इतने एटम्स लगेंगे, इतने एटम्स लगेंगे कि सब मिलकर उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर का वेट शो करने लगे, या मॉलिक्यूल्स में इतने मॉलिक्यूल्स लगेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स लगेंगे कि सब मिलकर उसके ग्राम मॉलिक्यूलर के मास के बराबर का मास शो करने लगे। कहा था क्या? मैंने ही कहा था इसको गिनकर रखना। क्या इसको गिनना? नहीं, वहां गिनने की बात नहीं करी थी। वहां मैंने बिल्कुल नहीं कहा था काउंट करो। क्यों? क्योंकि वहां हमें मास पर फोकस रखना था, और हमने कहा था इस बात का ध्यान रखना कि कब इसका ग्राम एटॉमिक मास वैल्यू आ जाए या कब इसकी ग्राम मॉलिक्यूलर मास वैल्यू आ जाए, बस गिनना नहीं है। और पोटली बनाकर रख देना, उस पोटली पर 1 मोल डाल देना और बोल देना कि सर ये 1 मोल है उस सब्सटेंस का। क्योंकि वहां सिर्फ मास की बात करनी थी, इसलिए हमने काउंटिंग नहीं करी थी। अब भाई साहब गिनना पड़ेगा, अब काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब यह समझना पड़ेगा कि यार मोल का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या होगा। और अब तुम बोलोगे सर आप काउंटिंग करवा रहे हो, सर आपने तो कहा था इतने सारे एटम्स लग जाएंगे, अरबों खरबों से भी ज्यादा। याद करो मैंने ऐसे ही कहा था, और ऐसे ही लहजे में कहा था कि अरबों खरबों से ज्यादा एटम्स होंगे और 1000 करोड़ भी उसके सामने छोटे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे। तो सर हमारी तो पूरी जिंदगी निपट जाएगी इसको गिनने के चक्कर में। तो क्या कोई तरीका है? अरे भैया नहीं गिनना, मैं खुद नहीं गिनवाऊंगा तुमसे, बिल्कुल काउंटिंग नहीं करेंगे, अपन दिमाग लगाएंगे। मोल का और नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेशन बनाने के लिए अपन यहां पर दिमाग ये लगाएंगे कि कितने एटम्स मिलकर 1 मोल सब्सटेंस बना लेंगे, या कितने मॉलिक्यूल्स मिलकर 1 मोल कंपाउंड बना लेंगे। ये हम दिमाग लगाकर करेंगे, और फिर जितने भी पार्टिकल्स की संख्या आएगी, वो पार्टिकल की संख्या उस सब्सटेंस के लिए कभी भी आएगी तो हम घोषित कर देंगे कि उस समय जब जब ये आएगी हमारा सब्सटेंस 1 मोल का हो जाएगा। जब जब ये वैल्यू आएगी हम कहेंगे हमारा सब्सटेंस 1 मोल का हो जाएगा। तो इट विल बिकम ऑफ 1, इट विल बी ऑफ 1 मोल, तो वो 1 मोल का हो जाएगा। संपट पड़ी बात, ठीक है। अब वो गिनना कैसे, वो निकलेगा कैसे, उसकी चर्चा करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट। लेकिन उससे पहले आपको ये सब चीजें पता है कि कंसेप्ट वीडियोस तो आपको मिल ही रहे हैं। देखो मैग्नेट ब्रेन्स पर डीपीपीस पिछले पार्ट 1 में नहीं गई है, लेकिन सारे मोल कंसेप्ट जब क्लब हो जाएंगे, सारे पार्ट्स हम निपटा लेंगे, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जिसका 1 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। नहीं बनता है तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको तुरंत मिलेंगे। उसके अलावा एमसीक्यूज, डेली लाइव सेशंस, मतलब वहां पर वीकली लाइव सेशंस कहना चाहिए, जहां पर आपके डाउट को लाइव सेशन में हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर। तो भैया नई तरंगे, नई उमंगों के साथ ये नया चैनल आया है, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको यहां मिलने वाली हैं जो आप देख लेना, किसी और चैनल पर मौजूद नहीं होगी, जो मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ,
अपना मुद्दे की बात। कौन सा मुद्दा है? रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। तो क्या है मोल्स की संख्या और उस मोल की संख्या में कितने पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल की संख्या क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले तो ये बताओ सब्सटेंस कितने प्रकार के? सर सब्सटेंस तो 2 प्रकार के, आपने पिछले वीडियो में बताया था, बिल्कुल सही। सब्सटेंस मतलब वो जिसकी अपनी कोई केमिकल पहचान हो, केमिस्ट्री में कोई आइडेंटिटी रखता हो, और वो 3 होते हैं वैसे तो, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। लेकिन अभी हम फिलहाल मिक्सचर को साइड रख रहे हैं, अभी हम मोल के लिए 2 ही मानेंगे, 2 ही कंसीडर करेंगे, या तो सब्सटेंस होगा एलिमेंट या फिर सब्सटेंस होगा कंपाउंड। और उनके 1 मोल फलाने पार्टिकल्स पे बनेंगे। पार्टिकल्स मतलब जिन्होंने उनको बनाया हो, जिन्होंने वो सब्सटेंस बनाया हो, और उन पार्टिकल्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कह देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो जिन्होंने वो पार्टिकल्स बनाए होंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो भैया जिसने एलिमेंट बनाया होगा, जिसने कंपाउंड बनाया होगा, उनके पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। तो भैया एलिमेंट किसने बनाया है? याद करो, एटम्स ने, क्योंकि एटम्स नहीं तो मिलकर एलिमेंट वहां बनाया था, तो एटम्स होंगे। और कंपाउंड किसने बनाया है? मॉलिक्यूल ने। तो उसके लिए पार्टिकल कौन हो जाएंगे? मॉलिक्यूल हो जाएंगे। उसके लिए पार्टिकल कौन हो जाएंगे? मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स हो गए। तो हमारे पास एटम होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। सब्सटेंस एलिमेंट होगा तो फिर एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा जिसकी गिनती करने को बोल रहे हैं, और अगर सब्सटेंस कंपाउंड हुआ तो फिर पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा जिसकी गिनती करने को बोल रहे हैं। तो ये काउंटिंग हमें करनी पड़ेगी, ये गिनती हमें करनी पड़ेगी। संपट पड़ी क्या मेरी बात? अब ये गिनती होगी कैसे? वाकई में तो काउंट करने वाले हैं नहीं अपन क्या लगाएंगे? अपना दिमाग लगाएंगे और अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि ये 2 केसेस है, तो दोनों केसेस के अपन यहां पर कैटेगरी पहले बना लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले यहां कैटेगरी होगी एलिमेंट की, और एलिमेंट के अंदर जो गिनती होगी वो गिनती होगी नंबर ऑफ एटम्स की। तो यहां पर जो गिनती होगी वो होगी नंबर ऑफ एटम्स की। वहां कैटेगरी किसकी होगी भाई? कंपाउंड की। तो यहां पर अपन ले लेते कंपाउंड, यहां लपेट लिया अपन ने कंपाउंड, और कुछ नहीं, वही एग्जांपल लूंगा जो अपन ने पार्ट 1 में लिए थे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और यहां कंपाउंड के अंदर गिनती किसकी होगी? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की। बोले तो इसको जिसने बनाया है, भैया इसको किसने बनाया है? मॉलिक्यूल्स ने। तो यहां गिनती होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो कंपाउंड के अंदर गिनती होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। संपट पड़ गई क्या बात? बहुत बढ़िया। अब सुनेंगे मेरी बात को। एलिमेंट अपन पहले वही लपेट लें जो अपन ने लिखे थे। याद है कुछ क्या क्या लिखा था अपन ने? अब भूल गए पार्ट 1। और भैया पार्ट 1 जो नहीं देख कर आए वो पार्ट 2 पर नहीं आए। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये जब तक पता नहीं चलेगा, मतलब ये कटप्पा ने बाहुबली को मारा था ये पता चलेगा तभी तो क्यों मारा था ये सेकंड पार्ट में पता चला। तो भैया पार्ट 1 पहले देख कर आए, फिर पार्ट 2 को देखेंगे। बिना पार्ट 1 देखे पार्ट 2 नहीं देखेंगे। ये फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने सेशन की बात कर रहा हूं। मूल कंसेप्ट का पार्ट 1 पहले निपटाया जितने लोगों ने नहीं निपटाया है, ठीक है, फिर आगे चर्चा करेंगे। हाँ, तो एलिमेंट कौन कौन से थे? हाइड्रोजन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, सोडियम अंकल थे, और सोडियम अंकल के अलावा आयरन था, Fe था। ये थे अपने कौन? एलिमेंट। अब इनकी कोई एक संख्या होगी एटम्स की। इन एलिमेंट के अंदर बहुत सारे वो एटम्स होंगे जो सब मिलकर उस एलिमेंट को 1 मोल घोषित करेंगे, जो सब मिलकर उस एलिमेंट को 1 मोल घोषित करेंगे। तो अपन क्या करते हैं? 1 मोल पहले यहां लिख लेते हैं। वो सब मिलकर क्या करेंगे? उस एलिमेंट को क्या घोषित करेंगे? 1 मोल घोषित करेंगे। अब कैसे घोषित होगा, क्या घोषित होगा, ये सब चर्चा करेंगे, बट वो एटम्स की संख्या यहां पर गिनेंगे, ठीक है। सो विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। नाउ नंबर ऑफ एटम्स की यहां पर बात करनी है भाई, नंबर ऑफ एटम्स की यहां पर बात करनी है। अच्छी बात है, तुम खुद सोचो अपन दिमाग क्या लगा सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। यहां पर अपन दिमाग क्या लगा सकते हैं? क्या लगाएं दिमाग जो तुमको कुछ समझ में आए कि यार इतने एटम्स पर 1 मोल हो जाना चाहिए, या इतने एटम्स जब भी होंगे तो 1 मोल कह लेंगे। कुछ दिमाग तुम्हारा दौड़े तो देखो,
एटम्स की संख्या निकालने के लिए हमें पिछले वाले रिलेशन को ही लपेटना होगा। जो हमारा पिछला रिलेशन था, हमें उसी रिलेशन से वहां से डेटा निकालना होगा, और डेटा से ही हम नंबर ऑफ एटम्स बना सकते हैं। या तो देखो दो तरीके, या तो तुम गिनने बैठ जाओ, और गिनने बैठ जाओगे तो तुम्हारा मतलब तुम समझ गए हो क्या हालत होने वाली है, या फिर तुम दिमाग लगा लो थोड़ा सा शॉर्टकट के लिए। और शॉर्टकट के लिए दिमाग ये है जो पिछले डेटा से आएगा। क्या है वो मैं बता देता हूं, समझेंगे यहां पर। सपोज करो ये मैं हाइड्रोजन के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला केस जो मैंने ले लिया भाई वो हाइड्रोजन के लिए ले लिया, ये इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए अपन पहले चर्चा कर लेते हैं। दिस इज फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए पिछले डेटा से क्या बातें हैं, मतलब पिछले रिलेशन से क्या डेटा निकल सकता है। दो डेटा निकल सकता है। पहला पता है क्या, पहला ये कि सर हाइड्रोजन का 1 मोल 1 ग्राम पर हो जाता है। मतलब जब जब हाइड्रोजन 1 ग्राम हुआ है तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन 1 मोल हो गया है। हाइड्रोजन जब जब हम बोलेंगे 1 ग्राम हो गया है तो मतलब हम मानेंगे कि हाइड्रोजन 1 ग्राम मतलब 1 मोल हो गया है। ये पिछले बार से डेटा था, तो 1 मोल 1 ग्राम हो गया, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। दूसरा डेटा कि सर हाइड्रोजन का जो एक एटम था, एक एटम वो 1 U के बराबर था, 1 यूनिफाइड मास के बराबर था। ये तो बल्कि हमने पिछले डेटा में तो देखा ही था, पिछले रिलेशन में, बल्कि ये डेटा हमने इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक टर्म्स में भी देखा था कि यार हाइड्रोजन का जो एक एटम है वो 1 यूनिफाइड मास के बराबर है। और 1 यूनिफाइड बोले तो लगभग 1.66 समथिंग, जिसको मैंने 6-7 कर दिया था, अभी 6-6 लिख रहा हूं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। तो मैं ये लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम्स। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का एक एटम होगा, एक एटम होगा, किसका, वो भी हाइड्रोजन का। तो मैंने हाइड्रोजन का एक एटम बोल दिया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का एक एटम होगा, कितना, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब ये डेटा मेरी मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, ध्यान से सुनना। ये तो वो डेटा था जो मैंने लिख लिया यहां पर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन का एक एटम इतने ग्राम का है, कितने ग्राम का है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम का। तुम 1.66 ले लो, 1.67 ले लो, इट्स वन द सेम थिंग। तो एक एटम 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम का। एक काम करते हैं, इस बात को ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम्स जब भी होंगे हाइड्रोजन के, तो उसमें हाइड्रोजन का मात्र एक एटम आएगा, उसमें हाइड्रोजन का मात्र एक एटम आएगा। यह बात भी बोल सकते हैं, एक एटम इतने ग्राम का मतलब इतने ग्राम में एक एटम, ठीक है। अब हम यह पता कर लेते हैं कि अगर इतने ग्राम में एक एटम है तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे। मतलब अगर कभी हाइड्रोजन 1 ग्राम हो गया तो उसके 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, हम यह पता कर लेते हैं। सर 1 ग्राम की हम चिंता क्यों कर रहे हैं, देखो 1 ग्राम की चिंता हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा 1 ग्राम ही 1 मोल है, हमें पता है हमारा 1 ग्राम ही 1 मोल है, मतलब 1 मोल ही हाइड्रोजन 1 ग्राम के बराबर आता है। तो हम अगर यह पता कर ले कि 1 ग्राम में कितने एटम है, तो हम कायदे में यह पता कर रहे हैं कि 1 मोल में कितने हाइड्रोजन के एटम है। संपट पड़ी मेरी बात। हम अगर पता कर ले कि 1 ग्राम में कितने एटम्स हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम पता कर रहे हो 1 मोल में कितने एटम्स हैं, और जितने भी एटम्स होंगे वो मिलकर 1 मोल बना रहे होंगे। मतलब कहानी समझ में आई, ये दिमाग लगा रहे हैं अपन। तो अपने सामने 2 डेटा थे कि 1 मोल 1 ग्राम होता है, और अपने को एक एटम का वेट पता था हाइड्रोजन का। ये डेटा तो पिछले रिलेशन से नहीं, बहुत पहले ही पता चल गया था। तो अपन ने कहा 1 एटम इतने ग्राम का, तो इतने ग्राम में मतलब 1 एटम। हमने कहा भाड़ में जाए इतने ग्राम, हमें चिंता करनी नहीं है, हमें चिंता करनी है 1 ग्राम में कितने एटम। तो उनने बताया सर 1 ग्राम में इतने एटम आएंगे। आप कैसे निकालेंगे 1 ग्राम में, यूनिटरी मेथड। भाई इतने रुपए की 10 चॉकलेट, तो बताओ 1 रुपए की कितनी चॉकलेट, तो जो वैल्यू है उधर चली जाएगी डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ये नीचे 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24। इतने क्या आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आएंगे।
ये किस में आएंगे? 1 ग्राम में इतने एटम्स आएंगे, 1 ग्राम में इतने एटम्स आएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया 1 ग्राम में कितने एटम्स हो गए? 1 ग्राम कैलकुलेट कर लो, 10 की पावर -24 है, ऊपर लपेट ले, पॉजिटिव 10 की पावर 24 अपॉन 1.66, और ये 66 समथिंग होगा, लेकिन अभी फिलहाल 1.66। और फिर क्या करें? 10 की पावर 24 को हम क्या करें? लिख लेते हैं 10 इंटू 10 की पावर 23, लिख लेते हैं इसको 10 इंटू 10 की पावर 23, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 1.66। फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं करते, यहां पर 10 डिवाइडेड बाय 1.66 सॉल्व करेंगे, और जब 10 डिवाइडेड बाय 1.66 सॉल्व करेंगे तो 10 को डिवाइड करेंगे 1.66 से, तो अप्रोक्सीमेटली 6.023 आएगा। तो यहां पर वैल्यू बन जाएगी 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, तो इट विल बिकम 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। कुछ जाना पहचाना सा नंबर होगा, मुझे मालूम है कहां इशारा चल रहा है, ये चल रहा है एवोगैड्रोस नंबर की तरफ, तो मतलब ये एवोगैड्रोस नंबर हो गया। समझ में आया? ये पहली बार एवोगैड्रो साहब ने कैलकुलेट किया था, अब समझ में आया ये आया कहां से? ये रट लिया होगा तुमने आज तक 6.023 इंटू 10 की पावर 23, लेकिन ये पता नहीं होगा कि आया कहां से, यहां से आया भाई। तो ये क्या है? 1 ग्राम में इतने एटम से, इसको हमने जब सॉल्व किया तो, और 1 ग्राम में इतने एटम से मतलब हाइड्रोजन के 1 मोल में हमेशा इतने एटम्स होंगे। मतलब अगर हमारा हाइड्रोजन 1 मोल है, क्योंकि 1 ग्राम मतलब 1 मोल हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स एटम्स इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। तो इतने एटम्स वो कंटेन करते हैं, इतने एटम्स मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर के वो एटम्स कंटेन करते हैं। तो जब भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर के एटम 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम हाइड्रोजन के इकट्ठा हो जाएंगे, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन 1 मोल हो गया। क्यों? क्योंकि इतने एटम्स मिलकर ही 1 ग्राम बना रहे हैं, क्योंकि इतने सारे एटम्स मिलकर ही 1 ग्राम बना रहे हैं। तो इतने सारे एटम्स जब इकट्ठा होंगे तो टोटल वजन 1 ग्राम का होगा, और जब 1 ग्राम हाइड्रोजन जब आता है तो हमें पता है 1 मोल हाइड्रोजन वो हो जाता है। तो 1 ग्राम मतलब 1 मोल में इतने एटम्स। और अभी ये सिर्फ खेल किसका है? हाइड्रोजन का था, पहला खेल था हाइड्रोजन का, ये सिर्फ पहला खेल था, अभी सिर्फ हाइड्रोजन का, ये सिर्फ हाइड्रोजन की बात की है। अभी और चर्चा करनी है, अभी और बात करनी है। हाइड्रोजन के अलावा और भी कई एलिमेंट है, लेकिन अभी फिलहाल हाइड्रोजन का पता चल गया कि सर हाइड्रोजन में अगर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो गए, तो आप 100% कह सकते हो कि हाइड्रोजन 1 मोल हो गया। आप 100% कह सकते हो हाइड्रोजन 1 मोल हो गया। तो ये 1 मोल हाइड्रोजन है। संपट पड़ी बात। अब हम ये बात देख लेते हैं कि क्या ये नंबर सबके लिए सेम है या कुछ अलग है। कुछ अलग है तो क्या है, सेम है तो क्यों सेम है, बात करेंगे इस पर। बट ये संपट पड़ी बात, ये कैलकुलेशन संपट पड़ा तुमको, ये पूरा कैलकुलेशन। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल कंटेन, वी कैन से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन will contain atoms equal to 6.023 into 10 raised to the power 23, बोले तो Na के बराबर एटम्स वो कंटेन करेगा। तो दिस इज अबाउट Na, दिस इज अबाउट Na। तो इतने एटम्स को कंटेन करेगा। ये अभी हाइड्रोजन की बात है। अगर ये कांस्टेंट तब घोषित होगा एवोगैड्रो नंबर को जब सारे एटम के लिए ये सेम नंबर आएगा। अब देखना है आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्यों आएगा, उसकी चर्चा हम करते हैं। बट पहले क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लपकेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लपकें, फिर कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्लियर हुई ये चीज। अभी अपन ने जो देखा है भैया वो लेकिन हाइड्रोजन के लिए देखा है। अब मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि अभी सबके लिए सेम आएगा, वैसे तो आएगा, कल्टी में बता देता हूं, लेकिन अभी अपने को देखना है। ठीक है, तो अपन एक और लपेट लेते हैं। अभी हाइड्रोजन तो लपेट लिया अपन ने,
कार्बन लपेट ले या कोई अच्छा टफ वाला लपेट ले। ये पहले तो एक तो सीधा लिखता नहीं है यार, ये मेरे को खुद ही नहीं पता ये हाथ टेढ़ा कैसे चला जाता है, बट एनीवे इसको अपन फिर लपेट लेते हैं। हाँ, कौन कौन से एलिमेंट थे अपने पास? थे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और आयरन। अब किसको लपेट ले? हाइड्रोजन तो लपेट लिया अपन ने। अब एक काम करते हैं, आयरन लपेट लेंगे। चलो सोडियम लपेट लेते, फिर आयरन लपेट लेंगे, ठीक है। और 2-3 एलिमेंट के लिए बता दूंगा तो बाकी सबके लिए सेम हो ही जाएगा। तो चलो ठीक है भाई, फिर आगे चलते हैं। अपन लपेटते हैं पहले सोडियम के लिए। किसके लिए? सोडियम के लिए। तो यहां ये कैलकुलेशन किसका हो रहा है भाई? फॉर सोडियम। दिस इज फॉर सोडियम। पिछले रिलेशन से क्या डेटा है सोडियम का? सर 2 डेटा है। पहला डेटा लपक के बोलेंगे आप। पहला डेटा है सर, सोडियम 1 मोल जब होता है तो मतलब वो 23 ग्राम का होता है। मतलब 23 ग्राम जब भी हो जाएगा तो हम उसको बोल देंगे कि वो 1 मोल हो गया। तो 1 मोल मतलब 23 ग्राम सोडियम, ठीक है। 1 मोल मतलब 23 ग्राम, बिल्कुल सही बोला। तो 1 मोल इक्वल टू 23 ग्राम। और कुछ डेटा? हाँ सर, एक और चीज पता है, सोडियम का जो एक एटम है, एक एटम समझ गया, ऐसा दिखता है सोडियम का एक एटम, वो सर 23 यू का है। एक एटम जो है सोडियम का वो 23 यू का है। 23 यू बोले तो 23 इंटू 1.66 और 1.67 कुछ भी कर लो, इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। 10 की पावर -24 ग्राम्स। इतने में सोडियम का एक एटम आता है। हमने कहा बढ़िया बात है, मतलब एक एटम आता है सोडियम का, इतने में एक एटम, ठीक है। अब हमने कहा एक एटम इतने ग्राम का, मतलब इतने ग्राम में हमेशा एक एटम। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि 23 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम जब भी लपेटोगे सोडियम को, तो सोडियम के उसमें एक एटम होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अब हमने कहा यार इतने ग्राम में एक एटम होंगे तो भाड़ में जाए इतने ग्राम। हमें तो मतलब है 23 ग्राम से। क्यों मतलब है 23 ग्राम से? क्योंकि हम पता लगाना चाहते हैं 23 ग्राम में कितने एटम होंगे। क्योंकि अगर हम ये पता लगा लेते हैं कि 23 ग्राम में कितने एटम होंगे तो हम ये पता लगाने की 1 मोल में कितने एटम होंगे। क्योंकि 23 ग्राम बोले तो 1 मोल, 23 ग्राम बोले तो 1 मोल। तो हम अगर 23 ग्राम में लपेट लेते हैं तो हमें पता चल गया कि 23 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल में हमें पता चल जाएगा कितने एटम्स हैं। समझ में आया क्या 1 मोल? तो अपन 23 ग्राम में पता कर लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, 23 को यहीं छोड़ते हैं और ग्राम को यहीं छोड़ते हैं, बाकी सब वहां लपेट लेंगे। बाकी सब वहां लपेट लेंगे तो क्या बचेगा, 23 और ग्राम यहीं छूट जाएगा और बाकी सब उस साइड जाएगा। तो इट विल कंटेन 1 अपॉन उस साइड गया तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 इतने क्या होंगे, एटम्स होंगे। किस में होंगे? 23 ग्राम सोडियम के अंदर सोडियम के इतने एटम्स होंगे। 23 ग्राम सोडियम के अंदर सोडियम के इतने एटम्स होंगे। अब ये नंबर तो जाना पहचाना है जिसका कैलकुलेशन तुम पहले भी कर चुके हो। क्या है ये 1.66, 1 अपॉन 1.66 इंटू 10 की पावर -24। याद करो इसका कैलकुलेशन। 10 की पावर -24 ऊपर ले गए तो क्या बन गया, 10 की पावर +24। और उसको भी तुमने क्या कर लिया, 10 इंटू 10 की पावर 23 लिख सकते हो। तो ये 10 इंटू 10 की पावर 23 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 1.66। इतने क्या होंगे, एटम्स होंगे। किसके अंदर होंगे ये, 23 ग्राम सोडियम के अंदर। और 23 ग्राम बोले तो 1 मोल सोडियम के अंदर। तो ये 23 ग्राम सोडियम के अंदर होंगे। Na भी लिख लो सोडियम के लिए, 23 ग्राम सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। तो ये Na हो गया। 23 ग्राम सोडियम के अंदर इतने एटम्स होंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपको पता ही है, 10 डिवाइडेड बाय 1.66 मतलब ऑलमोस्ट 6.023। थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है क्योंकि 1.66 समथिंग होता है। इसको अगर 1.67 लिख लोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 9 में। तो अपन 6.023 के आसपास गिरेंगे 10 डिवाइडेड बाय 1.66 में। तो इट विल बी 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23।
इतने क्या होंगे, एटम्स होंगे, जो कि बिल्कुल सेम है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में होते थे। बस अंतर इतना है कि इतने एटम्स हाइड्रोजन के 1 ग्राम में होते थे, लेकिन इतने ही एटम्स सोडियम के 23 ग्राम में है। तो 23 ग्राम सोडियम इतने एटम्स कंटेन करेगा। और ये नंबर कुछ नहीं है, ये एवोगैड्रोस नंबर है। ये नंबर कुछ नहीं है, यही एवोगैड्रोस नंबर है, जिसको हम Na बोलते हैं। तो दिस विल बिकम एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम Na कहते हैं। संपट पड़ गई एवोगैड्रोस नंबर की बात, ये एवोगैड्रोस नंबर हो गया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 1 ग्राम में उतने ही एटम्स है जितने सोडियम के 23 ग्राम में है। अब एटम की संख्या सेम क्यों आ रही है? क्योंकि हाइड्रोजन में एक एटम 1 यू का था और उस 1 यू को 1 ग्राम तक पहुंचाया। सोडियम में वही एक एटम 23 यू का था, तो भैया 23 यू को 23 ग्राम तक पहुंचाया। संपट पड़ी क्या बात? उनका जो ग्राम एटॉमिक मास है, तो उनकी जो वैल्यू आ रही है उसी वैल्यू को उनके ग्राम तक पहुंचाया। तो जो 1 यू था वो 1 ग्राम तक पहुंचा, जो 23 यू था वो 23 ग्राम तक पहुंचा, जो 20 यू होगा वो 20 ग्राम तक पहुंचेगा, जो 50 यू होगा वो 50 ग्राम तक पहुंचेगा। तो इस दौरान एटम की संख्या तो सेम रहेगी जो मल्टीप्लिकेशन में यूज होगी। संपट पड़ी बात, क्योंकि 23 यू को 23 ग्राम तक पहुंचाने में सोडियम के उतने ही एटम्स लगेंगे। भले हर एक एटम का, क्योंकि वजन भारी हो गया ना, हाइड्रोजन के एक एटम का वजन 1 यू था, सोडियम के एक एटम का वजन 23 गुना भारी था। इसलिए जब उतने सारे एटम इकट्ठे हो गए तो ग्राम में भी वो 23 गुना भारी निकले। तो इसलिए हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम है, मोलर मास 1 ग्राम है, जबकि सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम है। समझ में आया? क्योंकि आप सेम वैल्यू से सेम वैल्यू पर जा रहे हो ग्राम में। 23 यू से 23 ग्राम में जा रहे हो, 1 यू से 1 ग्राम में जा रहे हो, 12 यू से 12 ग्राम में जाओगे। एटम की संख्या सेम लगनी है, 6.023 इंटू 10⁻23। और ये आप कह सकते हो कि ये एटम्स क्योंकि सब में सेम है, तो ये कांस्टेंट नंबर आएगा, जिसको एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये नंबर विल बिकम एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जो दुनिया के हर 1 मोल एलिमेंट में एटम की संख्या बताते हैं। मतलब हर बार 1 मोल एलिमेंट इतने ही एटम्स कंटेन करेगा, चाहे वो एलिमेंट किसी का भी क्यों ना हो। हाइड्रोजन का होगा तो उसके इतने एटम होंगे 1 मोल में, सोडियम का होगा तो उसके इतने एटम होंगे 1 मोल में, नाइट्रोजन का होगा तो उसके इतने एटम होंगे 1 मोल में, कार्बन का होगा तो उसके इतने एटम होंगे 1 मोल में। 1 मोल में सबके एटम की संख्या अलग है। यह बात अलग है कि सबका 1 मोल में वजन अलग है, वजन अलग रह सकता है, लेकिन एटम की संख्या सेम रहेगी। तो भैया सोडियम के लिए भी वी कैन से 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन्स 1 mole of sodium contains 1 mole of sodium contains atoms equal to Na बोले तो एवोगैड्रोस नंबर। वो नंबर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अपन एक ही बार में लपेट दिए Na, तो Na का मतलब वही होता है। तो इट इज इक्वल टू Na। तो ये बात भी अपन ने यहां से कर ली। इसका मतलब यहां पर अपन एटम की संख्या क्या लिख सकते हैं? सोडियम के आगे, सोडियम के आगे अपन क्या लिख सकते हैं? सोडियम के आगे भी एटम्स की संख्या अपन लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। और जब कभी भी सोडियम के इतने एटम्स एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो वो 23 ग्राम वेट करेंगे। 23 ग्राम वेट मतलब 1 मोल सोडियम हो जाएगा। इसका मतलब ये एटम्स हमेशा जब भी मिलेंगे तो 1 मोल घोषित हो जाएंगे। तो सोडियम हमारा 1 मोल घोषित होगा। तो 1 मोल में यही संख्या आती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन किसका लेंगे? आयरन का। आयरन का लेंगे उसके पहले लेकिन अपन ये वाला कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट लपकेंगे, ये सोडियम वाला कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट लपकेंगे। इसके बाद अपन आयरन का और देख लेते हैं, तो फिर अपन ये पक्का दावा हो जाएगा कि सबके लिए ये सेम आएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, सो अब चलते हैं अपन किसके लिए? आयरन के लिए। तो आयरन की चर्चा कर लेते हैं भाई। सो दिस इज केस फॉर Fe, बोले तो फॉर आयरन। हाँ भाई, क्या डेटा है आयरन के लिए? पिछले रिलेशन से कोई डेटा है? हाँ सर है। क्या डेटा है सर? आयरन का 1 मोल 56 ग्राम पर होता है। मतलब जब आयरन 56 ग्राम हो जाए
तो आयरन का 1 मोल हो जाएगा। जब ये 56 ग्राम हो जाए तो ये आयरन 1 मोल हो जाएगा, 56 ग्राम हो जाए। और कुछ डेटा, हाँ सर एक और डेटा था, क्या था सर? अगर आपको एक एटम चाहिए आयरन का, एक एटम मतलब एक Fe का, ऐसा एक सिंगल एटम, ये सिंगल एटम है Fe का, तो उसका वजन 56 यूनिफाइड मास होता है। 56 यू बोले तो 56 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स होता है। इतने ग्राम का होता है, क्योंकि 1 U इज 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। तो 56 U विल बी 56 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और इसमें एक एटम आता है, लाइक दिस कंटेन्स ओनली 1 एटम। तो हम ये बात ऐसे भी कह सकते हैं, ये बात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 56 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स में एक एटम मिलेगा आयरन का, एक एटम मिलेगा Fe का। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक एटम मिलेगा Fe का। अब हमने कहा यार इतने ग्राम में एक एटम है तो भाड़ में जाए इतने ग्राम, हमें तो पता करना है कि 56 ग्राम में कितने एटम होंगे, क्योंकि भैया 56 ग्राम ही हमारा 1 मोल है। तो हमने यहां क्या छोड़ दिया, 56 यहीं छोड़ दिया और ग्राम यहीं छोड़ दिया, बाकी सबको वहां ले गए। तो 56 ग्राम्स में कितने एटम्स हो जाएंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10 की पावर -24, इतने एटम्स हो जाएंगे Fe के। ये नंबर फिर आ गया। अरे कितनी बार तो इस नंबर को कैलकुलेट कर लिया, अब तो याद हो गया होगा। क्या करना है, 10 की पावर -24 को ऊपर, तो 10 की पावर +24, जिसको हम 10 इंटू 10 की पावर 23 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 1.66, इतने एटम्स होंगे किसके? Fe के। किसमें? 56 ग्राम Fe में, 56 ग्राम Fe में। तो भैया बताएंगे आगे 56 ग्राम Fe में कितने एटम्स होंगे? 56 ग्राम Fe में इसको सॉल्व करेंगे तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या होंगे? एटम्स होंगे। किसके होंगे? Fe के। किसमें होंगे? 56 ग्राम Fe जब आएगा, 56 ग्राम Fe जब आएगा। और 56 ग्राम Fe बोले तो 1 मोल Fe, 56 ग्राम Fe बोले तो 1 मोल Fe। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल Fe will contain atoms equal to कितने? Na बोले तो कौन? 6.023 इंटू 10⁻23। संपट पड़ी कि नहीं पड़ी? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो ये Fe के एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे जो 1 मोल Fe के अंदर होंगे। अब ये देख लो, ये नंबर भी Fe के लिए सेम आ रहा है, आयरन के लिए भी ये सेम आ रहा है। तो भैया जो एटम की संख्या है वो क्या हो रही है? वो सेम हो रही है। भले 1 मोल के लिए सबका मास अलग हो रहा है, लेकिन एटम की संख्या तो 1 हो रही है। और अगर एटम की संख्या सेम है तो वो क्यों सेम है? क्योंकि सबके एटॉमिक मासेस जो यूनिफाइड में है वहीं से उठकर वो ग्राम में चले जा रहे हैं। तो जैसे हाइड्रोजन 1 U से उठकर 1 ग्राम में चला गया तो वो कॉमन नंबर से एटम से इकट्ठे करके गया, 6.023 इंटू 10 के बाद 23 एटम से इकट्ठे कर गया। उसी तर्क पे अगर सोडियम 23 U से 23 ग्राम गया तो वो भी उतने ही एटम से इकट्ठे करके गया एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और उसी तर्क पे जब आयरन जो 56 U से 56 ग्राम गया तो वो भी 56 U से 56 ग्राम गया है, तो उतने ही एटम इकट्ठे करके गया है, बोले तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर के एटम। संपट पड़ी क्या मेरी बात? बिल्कुल संपट पड़ी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज नहीं समझ में आए, बिल्कुल बेसिक है। तो भैया एटम की संख्या कितनी हो गई? लपकेंगे जल्दी से। तो यहां पर आयरन के लिए भी एटम की संख्या लपकेंगे।
सबके लिए अब तो लपक लूंगा मैं, सबके लिए लपकेंगे, बोलेंगे एटम की संख्या कितनी होगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23, हमेशा है तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर एटम्स कार्बन के हो जाते तो ये भी 1 मोल हो जाता, सोडियम के हो जाते 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, तो ये भी 1 मोल हो जाता। ऑक्सीजन के हो जाते 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, तो ये भी 1 मोल हो जाता। और Fe के भी हो गए अगर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, तो ये भी 1 मोल हो गया। मतलब 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट विल कंटेन ऑलवेज विल कंटेन नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू इट्स एवोगैड्रोस नंबर। हमेशा इनके बीच में जो एटम्स की संख्या होगी वो एवोगैड्रो नंबर होगी। और ये हमने रटा नहीं है, अब तक तो रटा था एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, लेकिन अब पता चल गई ये आई कैसे, बाकायदा कैलकुलेशन किया है, इस जगह पर भी किया है, इस जगह पर भी किया है, और Fe के लिए इस जगह पर भी किया है। हर जगह हमने 6.023 इंटू 10⁻23 को कैलकुलेट कर करके बताया है। संपट पड़ा कैलकुलेट करके बताने का मतलब ये कैलकुलेशन है। आयरन के लिए जल्दी से इसका फोटो खींचेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। फोटो खींचेंगे जल्दी से। सो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? तो मतलब भैया किसी भी एलिमेंट के लिए 1 मोल अगर वो है तो उसके अंदर एटम की संख्या सबके लिए एक समान होगी। और वो एटम की संख्या कितनी होगी 6.023 इंटू 10⁻23। वेट अलग अलग होगा, मास अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सबके अलग अलग मासेस पर आप 1 मोल मानोगे, लेकिन एटम्स की संख्या सेम होगी, क्योंकि प्रपोर्शन वही है। सेम यूनिफाइड मास को सेम ग्राम में ले जाना है, सेम यूनिफाइड मास को सेम ग्राम में ले जाना है, तो प्रपोर्शन वही होगा। अब ये जो हमने अभी तक बात करी है, ये जो सारी हमने चर्चा करी है, ये चर्चा तो अभी तक चल रही है एलिमेंट को लेकर, लेकिन अभी वो हमारा कंपाउंड का सेक्शन खाली है भैया, तो वहां कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी लपेटना है अपने को, यही कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। तो अपन कंपाउंड की भी बात कर लेते हैं। कंपाउंड याद है तुम्हें अपन ने कौन से लिए थे फर्स्ट रिलेशन में? देखो H2O लिया था फर्स्ट पार्ट, जिसने वो नहीं याद है या जिन्होंने नहीं देखा है वो दोबारा जाकर पहले देखे, तभी सेकंड पार्ट संपट पड़ेगा, क्योंकि सेकंड रिलेशन से ही फर्स्ट रिलेशन हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो वाटर था वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड था CO2, NaOH था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज था इसके बाद C6H12O6, सोडियम क्लोराइड था NaCl, और कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3। ये थे वो कंपाउंड जो हमने यहां पर वहां पर लिए थे। सेम कंपाउंड को उठा लिया यहां पर, लेकिन अब यहां किसकी गिनती करनी है? हमें यहां गिनती करनी है मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि कंपाउंड किससे बने? मॉलिक्यूल से। और हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मानते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोले तो जिसने उसको बनाया, तो कंपाउंड को किसने बनाया? मॉलिक्यूल ने बनाया, तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया भाई? तो अपन मॉलिक्यूल की गिनती करेंगे, और इसमें सबसे पहला केस लेंगे H2O का, पहले केस ले लेंगे H2O का, और H2O के बाद अपन फिर केस ले लेंगे C6H12O6 का, जो सबसे हैवी था ना, उसका ले लेंगे। और इन दोनों से ही क्लियर हो जाएगा कि मॉलिक्यूल्स की संख्या भी सेम निकलेगी, और सब कुछ सेम होगा, इतने ही निकलेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। बस इस बार उतने एटम्स नहीं निकलेंगे, उतने मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। उतने एटम्स ना निकलकर उतने मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, तो वो मॉलिक्यूल की संख्या निकलेगी। संपट पड़ गई बात। क्या करते हैं? पहला कैलकुलेशन किसका? वाटर के लिए। तो अपन वाटर के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर अपन वाटर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सो दिस इज फॉर वाटर, फॉर वाटर यानी कि H2O, तो ये H2O के लिए होगा। ठीक है, समझेंगे अपन। पिछले रिलेशन से, मतलब रिलेशन 1 से, जो पार्ट 1 में पढ़ा था अपन ने, उससे H2O के बारे में क्या जानकारी हासिल हुई? सर 2 जानकारी हासिल हुई। पहली ये कि पानी का जो 1 मोल होता है वो 18 ग्राम पर बनता है, यानी कि जो पानी होता है वो अपना 1 मोल 18 ग्राम्स पे बनाता है। कितने पे बनाता है? 18 ग्राम्स पे। तो जब जब पानी 1 मोल होगा, मतलब पानी 18 ग्राम्स का होगा, यानी कि 18 ग्राम पानी जब भी मिलेगा तो हम मान लेंगे हमारा पानी 1 मोल है। ये तो मोल का और ग्राम का रिलेशन था। और कोई रिलेशन? हाँ, एक और रिलेशन हमारे पास था कि सर जब भी वाटर का 1 मॉलिक्यूल आप लेते हो, 1 मॉलिक्यूल समझ गए? ये 1 मॉलिक्यूल था, याद करो, HOH, ये 1 मॉलिक्यूल था वाटर का, दिस इज सिंगल मॉलिक्यूल।
और सिंगल मॉलिक्यूल का जो वेट था वो इनके अंदर एटम्स के वजह से आया था। इनके अंदर एटम कौन है? हाइड्रोजन के 2, तो 2U, और ऑक्सीजन का 1, तो 16U। 2U और 16U 18U। तो कितने एटम, कितना मॉलिक्यूलर मास हो गया? 18U। तो ये एक मॉलिक्यूल का मास हो गया 18U, 18 यूनिफाइड मास। 18U एक मॉलिक्यूल का मास हो गया। तो एक मॉलिक्यूल का मास 18U। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का वेट 18U। 18U बोले तो 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ठीक है ना, क्योंकि U की वैल्यू हमें पता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स होती है। तो 18U 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। मतलब इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स में वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल आता है। वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल आता है। तो इतने ग्राम में वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल आता है। तो भैया बताएंगे हम 18 ग्राम में कितना आएगा, क्योंकि हमें तो चिंता 18 ग्राम्स की है। पूछो क्यों 18 ग्राम की चिंता है? क्योंकि 18 ग्राम ही तो एक मोल है, और एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल की संख्या निकालना अगर है तो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल से वही संख्या निकाल लो, क्योंकि बात एक ही है। तो अपन 18 ग्राम में निकालना चाहते हैं, और 18 ग्राम के लिए अपन क्या करेंगे? 18 को यहीं छोड़ेंगे और ग्राम को यहीं छोड़ेंगे, बाकी सब कुछ उस तरफ ले जाएंगे। ले जाओ उस तरफ। तो 18 ग्राम विल बी इक्वल टू कितने हो गए? 1 अपॉन यही नंबर 1.66। कईयों बार ये नंबर सॉल्व कर चुके, अब तो रट चुका होगा। इतने क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। इतने क्या होंगे भाई? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। तो 18 ग्राम में आपको इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है। 10 की पावर -24 ऊपर कूदेगा, 10 की पावर +24, जिसको हम 10 इंटू 10 की पावर 23 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 1.66 करेंगे। तो इतने क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए। इतने मॉलिक्यूल्स हो गए किसके अंदर? 18 ग्राम के अंदर। और 18 ग्राम बोले तो 1 मोल वाटर, जिसको सॉल्व करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं 18 ग्राम वाटर के अंदर, बोले तो 1 मोल वाटर के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया 1 मोल पानी, 1 मोल वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर will contain number of molecules equal to, will contain number of molecules equal to किसके इक्वल? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। और एवोगैड्रोस नंबर बोले तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल वाटर में भी इतने ही मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जितने किसी एलिमेंट के 1 मोल में एटम्स आते थे। तो जितने एटम्स आएंगे उतने यहां मॉलिक्यूल आएंगे। यहां मॉलिक्यूल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि कंपाउंड को बनाने वाला मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल की संख्या आ गई, और उतने ही मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23, जो कुछ नहीं होता Na होता, एवोगैड्रोस नंबर। इसलिए एवोगैड्रो फिर एक नंबर नहीं रह गया, एवोगैड्रो नंबर से बढ़कर एक एवोगैड्रो कांस्टेंट बन गया है। और केमिस्ट्री में ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है। कई बुक्स में 6.022 भी दिया, चलेगा। 6.022 बोलो या 6.023 बोलो, इतना चलता है। तो वो आप वैल्यू रखेंगे ये मॉलिक्यूल्स की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे भाई? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बस अंतर क्या है? दोनों में सेम आ रहे हैं, लेकिन अंतर ये कि इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो इसमें एटम्स थे, क्योंकि ये कंपाउंड का केस है। तो जब भी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो आप समझ जाना कि ये क्या होंगे? 1 मोल।
तो पानी का जो 18 ग्राम बनता है, अब वो सोचो पानी की बोतल थी, मैंने उसमें 250 ग्राम पानी बोला था, भूल जाओ 250 ग्राम, मान लो 18 ग्राम होता, बहुत छोटा सा पानी, बहुत कम मात्रा का पानी होता, तो भी उस पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहे थे, उन मॉलिक्यूल की संख्या इतनी होती। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, मतलब 60230000000000 जगह कम पड़ जाएगी, जीरो नहीं रुकेंगे, क्योंकि 6023 मतलब उसके बाद 20 जीरो और चलेंगे। तो तुम समझ रहे हो नंबर कितना बड़ा है भाई, ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है। और इतने ज्यादा एटम्स होंगे मात्र एक मोल में, मात्र 18 ग्राम पानी में। एक मोल मत सोचो, ये 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम पानी तुम एक घूंट में इतना पानी पी जाते हो, इससे ज्यादा पानी पी जाते हो, तो सोचो मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी। ये देख रहे हो मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है जरा से पानी में भी। ये है कलाकारी भाई, संपट पड़ी कलाकारी, एक नंबर। कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो फीडबैक में जरूर देंगे, कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएंगे। ये ना सोचेंगे कि सर इतने कमेंट में कौन सा हमारा कमेंट पढ़ते होंगे और इतने वीडियोस बनाते कहां कमेंट। भैया जब भी मैं फ्री टाइम पे रहता हूं अपने वीडियो पर जाकर कमेंट जरूर पढ़ता हूं, 110% पढ़ता हूं। तो अगर कोई भी डाउट है तुम्हें, कोई भी किसी चीज को समझने में दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देंगे। तारीफें मत लिखो, लेकिन कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दो, क्योंकि लाइव डाउट जब क्लियरिंग सेशंस में लूंगा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, तो उसमें मैं वही डाउट्स को उठाऊंगा जो आप लोगों ने मेरे को कमेंट में लिख कर दिए होंगे। तो वो डाउट चाहते हो सॉल्व हो तो कमेंट में डाउट जरूर लिखना। बाकी ये संपट पड़ा। अब अभी ये क्लियर हो गया कि भैया अच्छा मॉलिक्यूल्स में भी कंपाउंड के केस में भी उतने मॉलिक्यूल्स होंगे एक मोल बनाने के लिए जितने एलिमेंट के केस में एटम्स होते थे। लेकिन अभी ये सारे कंपाउंड के लिए सेम आएगा, तो देख लेते हैं हम एक और कंपाउंड देख लेते हैं C6H12O6 के लिए। तो इसके लिए और देख लेते हैं, बट पहले क्या करेंगे, उससे पहले वाले का स्क्रीनशॉट लपकेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लपकेंगे। ये था वाटर का केस, तो इसका स्क्रीनशॉट लपकेंगे। फिर अपन बताते हैं दूसरे केस के लिए, स्क्रीनशॉट लपकेंगे इसका। ओके, नाउ चलें भैया आगे। ओके, तो अब अगला केस लेते हैं, किसका बोल रहे थे, ग्लूकोज का। तो अपन ग्लूकोज का केस लपक लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज सबसे, जितने मॉलिक्यूल मैंने दिए थे उनमें सबसे हैवी मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ही था। तो दिस इज फॉर ग्लूकोज विच इज व्हाट, C6H12O6, C6H12O6। तो इसके लिए लपक लेते C6H12O6 के लिए। पिछले डेटा से कुछ, पिछले रिलेशन से कोई डेटा सामने? हाँ सर ग्लूकोज जब जब एक मोल हुआ है तो 180 ग्राम पर हुआ है, मतलब एक मोल की वैल्यू 180 ग्राम। तो एक मोल की वैल्यू 180 ग्राम है, बढ़िया बात है। और कुछ डेटा? हाँ सर एक और डेटा था, क्या था सर, ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल समझ गए, C6H12O6, अगर सिर्फ इतने एटम्स लिए तो ये एक मॉलिक्यूल में आ जाता। और एटम्स होंगे C6H12O6 एक और मॉलिक्यूल, C6H12O6 का एक और मॉलिक्यूल, C6H12O6 का एक और मॉलिक्यूल, ऐसे कई मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड बनाएंगे पूरा, ठीक है। लेकिन ये सिंगल मॉलिक्यूल हो गया। अब इसका जो वेट होगा वो कैसे निकलेगा, कार्बन है 6, तो कार्बन का वेट, कार्बन का एक का वेट होता है 12, और कितने कार्बन लपके हुए यहां पर 6, तो 12 इंटू 6 इज 72। हाइड्रोजन कितने लपके हैं 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 12 12। ऑक्सीजन कितने लपके हुए 6, एक ऑक्सीजन का वेट 16, और 6 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 6 कितना वेट हो गया 96। ऐड कर दो भाई इसको, 6 7 8 9 10, 0 यहां 1 यहां 7 9 10, 7 और 1 8, 180। तो अपन ने वहां निकाल लिया था, हालांकि 180 कैसे निकाला था ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया 180, समझ आया। और एक मॉलिक्यूल है तो इट विल बी 180U, इट विल बी 180U। तो ये बात क्लियर हो गई कि भैया एक मॉलिक्यूल अगर होगा, एक मॉलिक्यूल किसका, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होगा वो 180U का होगा। और 180U बोले तो लपकेंगे, 180U बोले तो 180 इंटू 1.66 इंटू
10 की पावर -24 ग्राम्स। समझ आ गया? तो एक मॉलिक्यूल इतने ग्राम का होगा। बोले तो 180 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में मात्र ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आता है। ग्लूकोज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल आता है, C6H12O6, सिर्फ एक मॉलिक्यूल आता है। तो ये ग्लूकोज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल आता है। अब इतने ग्राम में एक मॉलिक्यूल आता है, भाड़ में जाए इतने ग्राम, हमें तो चिंता करनी है 180 ग्राम की, क्योंकि हमारे 180 ग्राम ही एक मोल है, तो हमें 180 ग्राम की चिंता करनी है। उसकी चिंता के लिए क्या करेंगे, 180 को यहीं छोड़ देंगे और ग्राम को यहीं छोड़ देंगे और बाकी सबको वहां ले जाएंगे, तो मॉलिक्यूल की संख्या आ जाएगी 180 में। तो 180 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स, ये नंबर वहां गया जो बार बार आ रहा है, वही नंबर, वही कैलकुलेशन, सब कुछ सेम। इतने क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने ग्लूकोज के होंगे, जो होगा C6H12O6, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहां पर 180 ग्राम ग्लूकोज में कितने आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, 180 ग्राम में ये 10 की पावर -24 ऊपर गया तो 10 की पावर +24, जिसको हम 10 इंटू 10 की पावर 23 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1.66 विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतने क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके होंगे, ग्लूकोज के होंगे, C6H12O6 के मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने में, 18 ग्राम, और 18 ग्राम ही तो एक मोल है, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स एक मोल में होंगे। संपट पड़ गई क्या बात? तो इतने एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया Na मॉलिक्यूल्स, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ही मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ग्लूकोज के भी एक मोल में। बस उस एक मोल ग्लूकोज का वजन बाकी कंपाउंडों से अलग है, वो 180 ग्राम है। जो पानी मात्र 18 ग्राम पर एक मोल बन जाता था, ग्लूकोज कहता भैया मैं बड़ा मॉलिक्यूल हूं, मेरे अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है वाटर के मुकाबले, तो पानी भले 18 ग्राम पे बन जाता होगा, हम 180 ग्राम पे बनेंगे, हम 10 गुना ऊपर बनेंगे। ये ग्लूकोज ऐसा वजनदारी दिखाता है, लेकिन क्योंकि वाकई में वजनदार है, वाकई में उसका वजन है मॉलिक्यूल का, तो इसलिए उसके मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा होगा। संपट पड़ी क्या पूरी बात? ये पूरी कहानी क्लियर हो गई क्या? एकदम क्लियर हो गई। तो यहां से अपन क्या लपक सकते हैं, यहां से अपन ये लपक सकते हैं दैट 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स, क्या कंटेन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, बोले तो इक्वल टू Na। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे जो Na के इक्वल होंगे। और Na बोले तो ये नंबर, ये मॉलिक्यूल, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। अब इसको नंबर ना बोलते हुए अपन बोलेंगे एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो इतने आपको एवोगैड्रोस कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। संपट पड़ गई क्या ये बात? Na मॉलिक्यूल संपट पड़ गई ये पूरी बात। तो यहां पर अपन ये लिख सकते हैं, यहां पर अपन ये लिख सकते हैं कि कभी CO2 के केस में, C6H12O6 के केस में भी आपको 6.023 इंटू 10⁻23 क्या चाहिए, मॉलिक्यूल्स चाहिए, अगर आपको एक मोल बनाना है तो। और ये बात सब पर लागू होगी, मतलब CO2 के भी 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तब जाकर वो एक मोल बनेगा, तब जाकर वो एक मोल बनेगा। तो इसके भी इतने मॉलिक्यूल चाहिए, NaOH के भी 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल चाहिए, तब जाकर वो एक मोल बनेगा।
NaCl के भी आपको 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तब जाकर वो एक मोल बनेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी आपको 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तब जाकर वो एक मोल बनेगा। तो ये सब एक मोल की वैल्यूज एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स मिलने पर ही आएगी। एक मोल की वैल्यू इतने मॉलिक्यूल्स मिलकर ही आएगी। हां, यह बात अलग है कि इसके इतने जब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो वाटर का वजन 18 ग्राम आएगा, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल का वजन कम है। लेकिन CO2 के जब इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो टोटल वजन 44 ग्राम आएगा। ग्लूकोज के इतने मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो टोटल वजन 180 ग्राम आएगा। मॉलिक्यूल सेम संख्या में मिल रहे हैं लेकिन अलग अलग वेट दिख रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वेट अलग अलग है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मास सबका अलग अलग है। बट ये आ गई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या। जो एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या आती थी, वही कंपाउंड के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या आ गई। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही आ रहे हैं। संपट पड़ी क्या बात? क्लियर हो गया? तो पहले क्या करो, इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लपक लो। ये ग्लूकोज वाले पार्ट का, ये कैलकुलेशन जो ग्लूकोज का किया, इसका स्क्रीनशॉट लपको। फिर उसके बाद ये वापस आकर ये लपकेंगे, ये वाला स्क्रीनशॉट लपकेंगे। फिर आगे की चर्चा हम करते हैं। फिर ये स्क्रीनशॉट लपको पहले, क्योंकि इसमें सब कुछ सारे स्क्रीनशॉट लपको। तो क्लियर हो गया ये चीज? एकदम क्लियर है? ठीक है। तो मोल कंसेप्ट में अपन ने अभी तक क्या समझा है कि एक मोल किसी भी कंपाउंड का उतने ही मॉलिक्यूल्स रखेगा जितना एक मोल किसी एलिमेंट का एटम्स रखता है, और वो संख्या सेम है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23, जो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होती है, जो हमेशा एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होती है। तो दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। संपट पड़ गई ये बात? क्लियर हो गया? तो अब लेकिन इस पर सवाल कैसा आ सकता है? इस पर सवाल वैसे बहुत फ्रीक्वेंटली आता नहीं है, बहुत कम आता है, लेकिन आपको कभी जरूरत पड़ सकती है कि वो आपको पार्टिकल की संख्या दे देंगे और आपसे मोल पूछेंगे, या मोल की वैल्यू दे देंगे और आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेंगे, क्योंकि रिलेशन तो यही है, मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे याद है, हमने मोल का एक पहले रिलेशन में फॉर्मूला लिखा था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके कितने मोल्स होंगे वो निकल जाएंगे, या मोल अगर दे देंगे तो गिवन मास कितना है, उतने मोल के लिए कितना मास लगेगा वो निकल जाएगा। तो वो फॉर्मूला एक ही है। तो यहां पर भी हम वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? याद करो कि जब मैंने पार्ट 1 तुम्हें पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि तुम एक मेडिकल शॉप के बाहर खड़े हुए और एक अचानक से पेशेंट का रिलेटिव दौड़ता हुआ आता है और वो बोलता है कि भाई मेरा भाई बेहोश वहां पड़ा हुआ है, जल्दी से 1 मोल ग्लूकोज दे दो। कहता है 1 मोल ग्लूकोज दे दो। तो तुमने फिर मेडिकल शॉप वाले की हेल्प की थी कि भैया वो आपसे 180 ग्राम ग्लूकोज मांग रहा है, याद है? तो भैया उसने 180 ग्राम अपने हिसाब से तोलकर दे दिया, मेडिकल शॉप वाले ने 180 ग्राम तोलकर दे दिया। अब पेशेंट का रिलेटिव लड़ रहा है उससे, वो बोल रहा है नहीं सर ये 180 ग्राम नहीं है, ये मतलब 1 मोल ग्लूकोज नहीं है। मेडिकल शॉप वाला समझा रहा है, अरे भैया मेरे को ये भाई साहब ने कहा है कि 1 मोल ग्लूकोज मतलब 180 ग्राम, और 180 ग्राम देख लो आपके सामने तराजू पे तोला, ये 1 मोल ग्लूकोज है। लेकिन वो पेशेंट का रिलेटिव लड़ रहा है तुमसे, मतलब तुमसे नहीं, मतलब मेडिकल शॉप वाले से, कि नहीं भैया ये 1 मोल ग्लूकोज है। तुम्हारे बीच बचाव में तुमने कहा अरे नहीं भाई साहब आप ये बोल रहे हो ये 1 मोल ग्लूकोज ही है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये 1 मोल ही ग्लूकोज है। वो पेशेंट का रिलेटिव बोल रहा है नहीं मैं नहीं मानता, आपकी वेइंग मशीन गलत है, 180 ग्राम नहीं है, ये 1 मोल ग्लूकोज नहीं हो सकता। तो फिर आपको गुस्से में क्या बोल देना है, भाई साहब अगर आपको नहीं यकीन है तो जाओ जाकर गिन लो, जाकर गिन लो, क्योंकि वेट पर तुम यकीन कर नहीं रहे हो। तो अब तुम्हारे पास काउंटिंग ही बची है, और काउंटिंग क्या करनी पड़ेगी उसको, पहले तो उसको एक कुर्सी लगाकर बैठना पड़ेगा, और उसको पहले तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ढूंढना होगा उसमें, और जो ग्लूकोज का पाउडर की पुड़िया जो तुमने बनाई है उसमें उसको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ढूंढना पड़ेगा, और फिर अगर वो 1 मोल है तो ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल की काउंटिंग करनी पड़ेगी, 6.023 इंटू 10⁻23, इस नंबर की काउंटिंग करनी पड़ेगी। मतलब सोचो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 1000 करोड़ में 10 जीरो होते हैं, यहां पर देखो 23 जीरो हैं भाई। मतलब तुम समझ रहे हो 1000 करोड़ इंटू 1000 करोड़ भी इसके सामने छोटा है, ये नंबर इतना बड़ा है। इतने मॉलिक्यूल्स गिनने वो बैठेगा तो भाई, तो जो जिसके लिए वो आया है ग्लूकोज लेने वो तो पक्का निपटा, वो खुद भी निपटा, वो खुद भी निपटे आएगा इतनी देर में। तो क्योंकि गिन नहीं सकते,
गिन नहीं सकते। लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए उसने भी कोई दिमाग लगाया, जुगाड़ पानी लगाकर गिन लिया और उसने पार्टिकल की संख्या गिनकर बताई कि सर देखो मैं सही कह रहा था ना, आपने 1 मोल ग्लूकोज नहीं दिया, आपने दिया है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मैंने गिने, कितने आए? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो अब बताओ वो कितने मोल का दावा कर रहा है कि उतने मोल है? हाफ मोल है। क्यों? क्योंकि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स 1 मोल बनाते हैं। उसके गिनने पर उसने पार्टिकल की संख्या पाई कि 3.011 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स थे, मतलब 1 मोल की आधी वैल्यू थी। तो वो मोल की संख्या कितनी हो गई? हाफ मोल। अगर वो गिनने के बाद पता करता 12.046 इंटू 10 की पावर 23, 12.046 इंटू 10 की पावर 23, तो वो इस वैल्यू का डबल हो जाता। और इस वैल्यू का डबल मतलब 2 मोल्स। इस वैल्यू का डबल मतलब 2 मोल्स। तो अब देखो, हम पार्टिकल की संख्या बता रहे हैं तो मोल निकल रहे हैं, मोल बता देंगे तो पार्टिकल की संख्या भी निकल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बस ये सब होगा एक फॉर्मूले से, बस ये सब होगा एक फॉर्मूले से। और फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखेंगे, मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जितने पार्टिकल्स दिए हैं वो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम Na बोलते हैं। तो डिवाइडेड बाय Na। अब वो पार्टिकल की संख्या कितनी दे रहे थे? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल, 3.011 अपॉन 6.023, ऑलमोस्ट 1/2, तो आधा मोल। 12.046 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल होते, अपॉन एवोगैड्रो तो वही रहता 6.023 इंटू 10 की पावर 23, कैंसिल हो जाते। तो 12.046 और 6.023, 2 बचता ऊपर, तो 2 मोल हो जाते। संपट पड़ी क्या बात? तो ये हो गए आपके मोल्स का फॉर्मूला। तो ये हो गया आपके मोल्स का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला 1 स्टार बना लो या ज्यादा से ज्यादा 2 स्टार बना लो, ज्यादा यूज में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पार्टिकल की संख्या का फॉर्मूला हो गया। और याद रखना हमेशा एक चीज जो मैं बता रहा हूं, जितने मोल उतने Na हमेशा, मतलब जितने मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ Na। जितने मोल्स होंगे उतने Na होंगे। Na मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ Na। Na को हमने एक यूनिट बना दिया, एक बांध दिया। 6.023 को हमने क्या बोल दिया? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को हमने क्या बोल दिया? Na। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को हमने क्या बोल दिया? Na। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ Na। तो भैया अगर आपके पास कहीं 1 मोल है, अगर आपके पास कोई चीज 1 मोल है, तो इट इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ Na। Na मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 2 मोल्स हैं तो 2 Na, 3 मोल है तो 3 Na, 3 टाइम्स ऑफ Na। ऐसे करते करते मान लो कोई चीज आपके पास x मोल्स हैं, तो उसके अंदर पार्टिकल की संख्या कैसे निकालोगे? x टाइम्स ऑफ Na करके। बस x की वैल्यू आपको दी जाएगी, इनटू Na कर देंगे तो x टाइम्स ऑफ Na आपका आ जाएगा। ये आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है। तो ये टेबल भी कई बार आपको हेल्प करता है और बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ये चीज आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने मोल्स होते हैं उतने ही Na आपके मिलते हैं, उतने ही Na आपके निकलते हैं। जितने मोल्स उतने Na। पूरी कहानी क्लियर है? एकदम क्लियर है? क्या करेंगे इसका? जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इस पार्ट का। ओके, तो यहां पर कंसेप्ट क्लियर है पूरा। लेट्स मूव अहेड देन। अब दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, ये साहब थे एवोगैड्रो साहब, ठीक है।
तो ये एवोगैड्रो साहब थे और ये नंबर जो होगा एवोगैड्रोस नंबर होगा। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो सब्सटेंस, उसके अंदर जो पार्टिकल की संख्या होगी 1 मोल के लिए वो हमेशा एवोगैड्रोस नंबर माना जाएगा। द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इज 6.023 into 10 की पावर 23, सो Na will be equal to 6.023 into 10 raised to the power 23. So Na will be equal to 6.023 into 10 raised to the power 23. स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे और चर्चा करते हैं। ओके, तो ये एवोगैड्रो साहब है भाई, फोटो खींच लेना इनकी। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो आपको कंपेयर किया गया कैसे, द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्राम एटॉमिक वेट एंड द एवोगैड्रोस नंबर फॉर सम कॉमन एलिमेंट इज, देखो एलिमेंट कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम और ब्रोमीन ले लिया, सबके 1 मोल का वेट अलग अलग है। वेट बोलो या मास बोलो, दोनों बातें एक ही है। पहली बात तो क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में वेट और मास इज वन एंड द सेम थिंग, तो वेट बोलो या मास बोलो दोनों बातें एक ही है। तो मास कितना है, कार्बन का 12 ग्राम पर 1 मोल बनता है, जबकि सोडियम के 23 ग्राम पर 1 मोल बनता है, मैग्नीशियम के 24 ग्राम पर 1 मोल बनता है और ब्रोमीन के 80 ग्राम पर ये 1 मोल बनेगा। तो 1 मोल के लिए सबका मास अलग अलग है, सबका मास अलग अलग है। लेकिन अच्छी बात क्या है, सबके अंदर एटम की संख्या सेम है, 6.023 into 10 की पावर 23 इन ईच केस। इन ईच केस मतलब सबके अंदर इतने एटम्स है जब सब सब्सटेंस 1 मोल होंगे, और यही एटम की संख्या या यही कंपाउंड अगर होते यहां तो यही मॉलिक्यूल की संख्या होती, और इस संख्या को हम Na बोल देते हैं, तो यही संख्या क्या हो जाती, Na हो जाती। तो दिस वुड हैव बिकम Na। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। Okay, so this was the संख्या। Now how big is a mole? क्या लगता है आपको 1 मोल कितना होगा? तो मैंने तो तुम्हें इमेजिन करवा दिया, 6.023 into 10 की पावर 23 मतलब 6023 के आगे 20 जीरो और, तो अ मोल इज कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। मतलब ये देखो इतने पार्टिकल्स का कलेक्शन, इतने, ये संख्या देख रहे हो, 1 करोड़ में 7 जीरो, 1000 करोड़ में 10 जीरो, ये 10 जीरो के ऊपर है भाई 23 जीरो है, और डेसिमल के बाद तो 20 जीरो है, तो 6000 उसके बाद 20 जीरो, मतलब समझ गए कितनी बड़ी संख्या है ये देखो। और कोई डेसिमल नहीं है, कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, सीधे इतनी बड़ी वैल्यू आती है भाई मोल्स की, ये सीधे इतनी बड़ी वैल्यूज मिलती है मोल्स की। तो ये संख्या है जो मेन है आपकी। देन These particles may be atoms, molecules, ions और electrons। अब ये जो पार्टिकल की संख्या, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और बल्कि इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटम्स कितने होंगे या आयंस कितने होंगे, फिर वो उतने मल्टीप्लाई होंगे। जैसे मान लो मैं इस पे क्वेश्चन अगर आप लोगों को बताऊं, तो एक क्वेश्चन पहले इसका एक देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया, सपोज हाउ मैनी, ध्यान से देखेंगे, हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर, और वी कैन से 2 मोल्स ऑफ वाटर। डायरेक्टली अपन 2 मोल्स ऑफ वाटर लिख लेते हैं, आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये अपने को एक क्वेश्चन दे दी। अब तुम सोचना, तुमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर के अपने पास कितने मोल्स है, 2 मोल्स हैं। तो वाटर के अपने पास 2 मोल्स है, और 2 मोल्स ऑफ वाटर में आपको बताना है कितने एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के। अब तुम सोच रहे हो कि सर वाटर तो कंपाउंड है, और आपने कहा था कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल की संख्या गिनते हैं, तो फिर ये हाइड्रोजन एटम कहां से आ गए? तो भैया मॉलिक्यूल की संख्या गिनते, वो तो सही बात है, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम भी तो बैठे रहते वाटर में। तो भले तुम्हें कंपाउंड में मोल दे दिए जिससे तुम मॉलिक्यूल की संख्या पहले कैलकुलेट करोगे, लेकिन फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स होते हैं अंदर।
तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल में पता करोगे और फिर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसमें टोटल हाइड्रोजन की संख्या निकाल लोगे। समझ आया? इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, सिंपल सी बात है, पहले तो समझो यहां पर क्वेश्चन को कैसे करना है। दिस विल बी द सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। सोल्यूशन लपकते हैं अपन यहां पर। अपने को मालूम है अपने को 2 मोल वाटर दिया है, तो अपने पास 2 मोल्स ऑफ वाटर है। 2 मोल्स ऑफ वाटर है, इट मींस इट कंटेन्स 2 Na molecules. It means it contains 2 Na molecules. मतलब ये 2 Na molecules कंटेन करता है, क्योंकि वाटर के अंदर हमेशा कौन होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वाटर के अंदर हमेशा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 2 मोल अगर वाटर है तो 2 मोल वाटर में 2 Na मॉलिक्यूल्स हो गए। 2 Na मॉलिक्यूल्स। Na समझ गए ना, 6.023 इंटू 10⁻23। इसको रखने की जरूरत है नहीं, आप Na में आंसर लिख सकते हो। वहां तो खैर आपको JEE में ऑप्शन देखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन Na के टर्म्स में ही देंगे। तो Na के टर्म्स में देंगे इसलिए हम Na रखेंगे, और अगर वैल्यू दे भी दी तो लास्ट में Na को रिप्लेस कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 से। तो शुरू से क्यों लेकर चले अपन, शुरू से Na लेकर चलेंगे। ठीक है, आगे भी मैं जब भी पढ़ाऊंगा सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो 6.023 इंटू 10⁻23 को Na ही मानकर चलेंगे, तो वो Na ही लेकर चलेंगे। तो भैया 2 मोल पानी है तो 2 Na मॉलिक्यूल्स है। 2 मोल पानी मतलब 2 Na मॉलिक्यूल। अब सुनना, एक मॉलिक्यूल वाटर का कैसा होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसा होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O कैसा होगा, देखना। एक मॉलिक्यूल कैसा है, बना लेते हैं अपन एक मॉलिक्यूल। तो ये HO और H, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। एक मॉलिक्यूल में आप देखोगे 2 हाइड्रोजन के एटम है। एक मॉलिक्यूल में आप देखोगे 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में आप देखोगे 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। दिस इज 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। और हमें हाइड्रोजन एटम पता करने, तो 2 हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में, सिंगल मॉलिक्यूल में। ये एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, ये एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, ये तो ऑक्सीजन का, तो ये H का एटम हो गया, H और H। तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। हमारे पास मॉलिक्यूल कितने, 2 Na। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 2 है, एक मॉलिक्यूल में अगर 2 है तो 2 मॉलिक्यूल में 2 इंटू 2 होंगे एटम्स हाइड्रोजन के। 3 मॉलिक्यूल में 3 इंटू 2, 4 मॉलिक्यूल में 4 इंटू 2, 10 मॉलिक्यूल में 10 इंटू 2, 20 मॉलिक्यूल में 20 इंटू 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, 100 मॉलिक्यूल में 100 इंटू 2। तो भैया X मॉलिक्यूल्स में X इंटू 2, Y मॉलिक्यूल्स में Y इंटू 2, तो 2 Na मॉलिक्यूल्स में 2 Na इंटू 2। संपट पड़ गई क्या बात। तो भैया अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 2 एटम हैं तो 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल कंटेन, और 2 Na मॉलिक्यूल्स आए, ये कैसे पता, 2 मोल वाटर में 2 Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहां से पता। तो 2 मोल पानी में 2 Na मॉलिक्यूल्स, तो 2 Na मॉलिक्यूल्स विल कंटेन कितने, 2 Na मल्टीप्लाइड बाय 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इतने हाइड्रोजन एटम्स वो रखेगा। और 2 Na मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2 Na मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 4 टाइम्स ऑफ Na। तो 4 Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 Na molecules of water, and 2 Na molecules मतलब 2 moles of water. So 2 moles of water will contain this much molecules. So it is 2 moles of water which will contain this much of atoms of hydrogen. So this is 2 moles of water. तो 2 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, 4 Na। मॉलिक्यूल कितने होंगे, 2 मोल में 2 Na, लेकिन एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम। तो 2 Na मॉलिक्यूल में 2 Na इंटू 2 डबल हो जाएगा, तो 2 Na इंटू 2 हो जाएगा, और 2 Na इंटू 2 मतलब 4 Na बन जाएगा। तो 4 Na हाइड्रोजन एटम्स होंगे पानी के 2 मोल में। समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे कि आपको मोल दे देंगे और आपको एटम की संख्या पूछेंगे। तो ये मत सोचना सर ने तो बताया था कि कंपाउंड में हमेशा मॉलिक्यूल निकलते हैं, गिनती करते हैं, तो फिर एटम कहां से आ गया, एटम तो एलिमेंट में आता है। नहीं भैया, हमने ये भी देखा है कि एटम मिलकर एलिमेंट भी बनाते हैं और मॉलिक्यूल भी बनाते हैं।
तो इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल के अंदर भी एटम की संख्या गिनते हो आप, तो और कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल की संख्या, तो मॉलिक्यूल के बाद मॉलिक्यूल के अंदर एटम की संख्या, ये गिनोगे आप पूरा। तो ये सीधा रिलेशन आपका इस तरीके से बनेगा। संपट पड़ गई बात, एकदम क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो पहले अच्छे से। तो क्लियर हुआ ये 2Na और सारी चीजें, मतलब इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये पूरा पार्ट आएगा आपका Na को लेकर और एटम्स को लेकर। और एलिमेंट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिर्फ एटम्स पूछ सकते, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। हाँ, इससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स और पूछ सकते हैं, क्योंकि एटम्स किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो अल्टीमेटली आप किसी चीज के अंदर के अंदर के अंदर जाते जा रहे हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अंदर के अंदर के अंदर जाते जा रहे हो का मतलब, आपने एलिमेंट दे दिया, उसने डेटा, आपसे पूछा एटम की संख्या बताओ, तो आपने एटम की संख्या बता दी, लेकिन फिर उन्होंने आगे पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे आएगी? आपको पता होना चाहिए एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर कितने एटम से ये पहले निकाल लेना, और फिर उतने एटम्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये निकल जाएगा, जैसे अभी मैंने निकाला हाइड्रोजन एटम्स के बारे में। संपट पड़ गई ये बात, ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन हम इलेक्ट्रॉन को लेकर भी करते तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वाला पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखेंगे एक क्वेश्चन और करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेकर है। तो क्वेश्चन में अभी तो फिलहाल मन से बता रहा हूं, बाद में तो हम डीपीपी सॉल्व करेंगे तो उसमें भटेरो क्वेश्चन मिल रहे हैं वैसे भी, लेकिन अभी अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स are present in say 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 48 ग्राम ऑफ, या 48 ग्राम की जगह अपन मास को नहीं लिखते, अपन सीधा मोल्स लिख लेते। तो इन 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, इन 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम पहले डिसाइड कर लो क्या है, एलिमेंट की कंपाउंड है, सिर्फ मैग्नीशियम में भैया मेटल होता है Mg। मतलब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कंपाउंड कि एलिमेंट? एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है तो इट इज ऑलवेज एन एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल में जितनी भी चीजें वो सब एलिमेंट है, उनसे कंबाइन होकर ही कंपाउंड बनता है। उनसे कंबाइन होकर पहले मॉलिक्यूल बनता है, फिर आपका बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाए तो कंपाउंड कहलाने लगते हैं। तो ये एलिमेंट है कौन? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बारे में दिया हुआ है मोल्स की संख्या। तो चूंकि ये एलिमेंट है तो पहले हम क्या कर लेते हैं? चूंकि एलिमेंट है तो पहले हम निकाल लेते हैं इसके अंदर एटम्स, 2 मोल में कितने एटम्स होंगे। और इसमें कोई सोचने वाली रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है 2 मोल्स में कितने एटम्स हो सकते हैं, उसमें कोई सोचना है ही नहीं। तो देखेंगे सॉल्यूशन में 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम विल कंटेन 2 Na एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, जितने मोल्स उतने Na, और इस बार एलिमेंट है तो उतने Na एटम्स हो जाएंगे। तो उतने Na एटम्स हो जाएंगे किसके? मैग्नीशियम के। तो कितने मोल से? 2 मोल से, तो 2 Na एटम्स होंगे मैग्नीशियम के। जितने मोल उतने Na। 1 मोल होता तो 1 Na, 10 मोल होते तो 10 Na। तो 2 मोल है तो 2 Na, और 2 Na क्या होंगे? एटम्स की संख्या होगी मैग्नीशियम के अंदर। तो 2 Na एटम्स है। अब तुम समझो, तुम्हें एटम तो पता चल गए, लेकिन तुम्हें एटम नहीं निकालने, तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालने। तो तुम्हें पता करना पड़ेगा एक एटम में जो कि मैग्नीशियम का होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक एटम जो मैग्नीशियम का होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तुम्हें यह निकालना है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम 12। और न्यूट्रल स्टेट में मैग्नीशियम दिया, उनने मैग्नीशियम का आयन नहीं दिया, उनने मैग्नीशियम का न्यूट्रल स्टेट में बोला है।
तो न्यूट्रल स्टेट में मतलब 12 एटॉमिक नंबर तो 12 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रल स्टेट में तो 12 इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो मतलब एक एटम ऑफ मैग्नीशियम जो न्यूट्रल स्टेट में विल कंटेन 12 इलेक्ट्रॉन्स, विल कंटेन 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल स्टेट में, और एक एटम में अगर 12 हैं तो दो एटम में 2 इंटू 12, 3 एटम में 3 इंटू 12, 10 एटम में 10 इंटू 12, 50 एटम में 50 इंटू 12, 100 एटम में 100 इंटू 12, एक्स एटम में एक्स इंटू 12, वाई एटम में वाई इंटू 12। तो भैया 2 इंटू एन एटम में 2 इंटू एन इंटू 12। संपट पड़ गई बात। तो 2 एन एटम से और 12 है, सो दिस इंप्लाइज 2 एन एटम्स। Na समझ गए ना क्या है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो 2 Na एटम्स ऑफ मैग्नीशियम विल कंटेन 2 इंटू Na इंटू 12 क्या आएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 2 इंटू 12 विल बी इक्वल टू 24, तो ये आ जाएगा 24 Na। इतने क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो किस में मौजूद हैं 2 मोल मैग्नीशियम के अंदर। तो इतने कितने किसके अंदर मौजूद हैं 2 मोल मैग्नीशियम के अंदर। सो दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। संपट पड़ गई क्या बात। तो 2 मोल मैग्नीशियम में आपके इतने एटम्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो पहले हमने क्या करा, 2 मोल के मैग्नीशियम के अंदर एटम की संख्या निकाल ली कि भैया इतने एटम्स होते हैं। फिर हमने ये निकाल लिया कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमें पता चल गया एक एटम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हमने कहा कि एक एटम में अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो फिर 2 इंटू Na, जो हमारे पास जितने एटम की संख्या है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 Na इंटू 12, क्योंकि एक एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 2 Na एटम्स में 2 Na इंटू 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 और 12 मल्टीप्लाई होगा तो 24 होगा, तो 24 Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। संपट पड़ गई बात, एकदम क्लियर है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लपकेंगे, फिर हम आगे चलते। स्क्रीनशॉट लपकेंगे तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कैसे करा, बहुत सिंपल तरीका था। हमने क्या करा, 2 मोल्स मैग्नीशियम के अंदर पहले एटम्स की संख्या पता कर ली, फिर ये पता कर लिया एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, और फिर ये पता कर लिया कि उतने एटम जितने हमारे 2 मोल में आ रहे हैं उतने उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सब पूरा यूनिटरी मेथड है, पूरा मल्टीप्लिसिटी मेथड है। यूनिटरी मेथड में याद है ना भाई, 1 रुपए में अगर 5 चॉकलेट आ रही है तो 5 रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी, 25 आएंगे, मुझे मालूम है। लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस होते हैं, और वही यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस हम यहाँ पर लागू करते हैं। वही यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। संपट पड़ गई क्या बात, बिल्कुल पड़ गई, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये मोल पर नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल पर क्वेश्चन आता है। और नंबर ऑफ पार्टिकल कभी ये मत समझना कि सिर्फ कंपाउंड दे दिया तो मॉलिक्यूल्स तक सीमित रखेंगे, वो एटम तक जा सकते हैं। या एलिमेंट दे दिया तो सिर्फ एटम तक सीमित रखेंगे, वो इलेक्ट्रॉन तक भी जा सकते हैं। वो फिर आपको उस हिसाब से खेल करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये हमने यहां पर देख लिया था, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ बिग इज अ मोल। तो इतनी बड़ी संख्या है मोल्स की, इतनी बड़ी वैल्यू है एक्चुअली एक मोल के अंदर पार्टिकल्स की। तो ये पार्टिकल्स की वैल्यू है जो इतनी बड़ी है एक मोल के लिए। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। क्लियर टू एवरीवन। सो अब देखो मोल कितना बड़ा है उसका एक अनुभव आपको बताते हैं, उसका एक एक्सपीरियंस आपको दिलवाते हैं। अगर समझो मेरी बात को, इफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अर्थ वर टू डू नथिंग बट काउंट एटम्स इन 1 मोल, ठीक है, पूरे अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर जितने इंसान हैं उन सबको कोई काम ना दिया जाए, सिर्फ इतना काम बोला जाए कि आप 1 मोल के अंदर एटम्स की संख्या को गिनने बैठ जाओ। ठीक है, 24 आवर अ डे, मतलब 24 घंटे काम करवाओ सबसे, जो कि आज तो संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी पृथ्वी के सारे इंसानों से आप 24 घंटे काउंटिंग करवाओगे 1 मोल की, एट द रेट ऑफ 1 एटम पर सेकेंड, जिसमें वो एक एटम को 1 सेकेंड में काउंट करेंगे। जैसे एक एटम आ गया तो 1 2 3 ऐसा 1 सेकेंड में काउंट करेंगे। तो इट वुड टेक अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन ईयर्स, बोले तो 40 साल लगेंगे उनको पूरे एटम की संख्या पता करने में, पूरी संख्या काउंट करने में। मेरी बात समझ पा रहे हो?
ये है मोल का रिलेशन, ये है मोल की बात। कितना बड़ा नंबर है वो, सोचो कि पूरे पृथ्वी के लोग अगर लग जाए काम पर, 24 घंटे काम करें और उनका सिर्फ ये काम है कि एक मोल के अंदर एटम गिनना है और उसका रेट है 1 एटम पर सेकंड की स्पीड से वो गिन रहे हैं अगर, तो भी 4 लाख साल लग जाएंगे। 40 लाख साल, मिलियन है ना, तो 4 मिलियन मतलब 40 लाख साल लग जाएंगे उनको ये पता करने में। 40 लाख साल, सोचो कितने, मतलब वो संभव ही नहीं है। ये नंबर बहुत बड़ा है अपने आप में। दिस इज व्हाट अ नंबर इज हैविंग इट्स ह्यूज वैल्यू। ठीक है, तो यस देयर इज जस्ट 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 18 ml पानी होगा। 18 ml पानी, तुम समझ सकते हो कितना कम पानी है। अब 18 ml 18 ग्राम से कैसे आ गया भाई? डेंसिटी पानी की 1 होती है। मैंने तो तुम्हें कहा है 18 ग्राम पानी 1 मोल है, जिसके अंदर Na मॉलिक्यूल से पानी के, जिसके अंदर Na मॉलिक्यूल से पानी के, तो Na मॉलिक्यूल से पानी के किसके अंदर? 18 ग्राम के अंदर Na मॉलिक्यूल से पानी के। तो यहां पर हम देख लेते हैं, पानी की डेंसिटी तो 1 होती है, हमको पता है। और अगर डेंसिटी 1 है, 1 क्या है? 1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। और डेंसिटी अगर 1 है तो विच इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो दिस इंप्लाइज मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम। और मास और वॉल्यूम इक्वल है, मतलब 18 ग्राम जो ग्राम आ रहा है वो 18 ml आ गया, वो 18 ml आ गया। तो जो 18 ग्राम है वो 18 ml है, मतलब 18 ml में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही बात वो समझाना चाह रहे हैं कि अगर 18 ml है, 18 ml पानी है, तो उसके अंदर देखो इतने मॉलिक्यूल से पानी के, दिखते भी नहीं है, मतलब इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल से पानी के, इधर इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल से पानी के। लेकिन वो अगर मात्र 18 ml, 18 ml पानी तुम समझ रहे हो कुछ नहीं है भाई, आधा घूंट भी नहीं है तुम्हारा। जो पानी पीते हो ना, एक गिलास में 1 सिप मारते हो, उसमें आधा सिप भी लोगे तो 18 ml में उससे ज्यादा आएगा, मतलब वो 1 सिप में उससे ज्यादा आएगा। 18 ml इतना कम पानी है, लेकिन सोचो उतने कम पानी में भी कितने मॉलिक्यूल से, इतना बड़ा नंबर है मॉलिक्यूल का, जिसमें अगर पूरी धरती लग जाए गिनने के लिए पानी के अंदर मॉलिक्यूल की संख्या, और 24 घंटे गिनना चालू करें, और एक एटम एक मॉलिक्यूल 1 सेकंड में गिने, अगर एक मॉलिक्यूल 1 सेकंड में गिने, तो भी उन्हें 40 लाख साल लग जाने हैं काउंटिंग पूरी करने में। समझ आ गई बात? तो ये सिर्फ 18 ml की स्थिति है। तो सोचो 18 ml, हम तो बिस्लेरी की 1 लीटर बोतल 20 रुपए की, 1 लीटर पानी आता है उसमें 18 ml छोड़ो, उसमें पूरा 1000 ml पानी आता है। 1000 ml में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सोचो। संपट पड़ी क्या बात? इससे ये अंदाजा लगता है कि सर इतनी सी बोतल में इतने सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब एक एक मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है। जो एक एक मॉलिक्यूल है ना वहां पर, उनका जो आपस में साइज है वो बहुत छोटा साइज है, इसलिए वहां पर काउंटिंग जो है वो इस तरीके से हो रही है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो यहां पर हमारा सेकेंड रिलेशन पूरी तरीके से समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा है मोल्स का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, मोल का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। अब हम लोग जो देखेंगे अगला रिलेशन वो होगा मास और नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसके रिलेशन को समझने के लिए ही हमने मोल का सहारा लिया था। जिसके रिलेशन को समझने के लिए या जिस पर सवाल जो आएगा वो सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने मोल का सहारा लिया था। तो मोल कंसेप्ट क्यों सार्थक है ये थर्ड रिलेशन पे हमें पता चलेगा। बट आई होप सेकेंड रिलेशन आपको संपट पड़ा होगा। डीपीपी जो होगी वो एक साथ मोल कंसेप्ट के जो अंतिम रिलेशन होगा उसके बाद आपको मिलेगी। उसी के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में उस वीडियो के आपको डीपीपी का लिंक दिया जाएगा, जहां से आपको डाउनलोड करनी है। 1 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। अगर नहीं बनता है तो घबराने की बात नहीं है, कोई डाउट आते तो घबराने की बात नहीं है। वीडियो सोल्यूशंस भी आपको उस डीपीपी के मिलेंगे, जिसमें एक एक क्वेश्चन इन डिटेल हमने डिस्कस किया होगा। क्लियर हो गई? इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स, आईआईटी, जेईई और नीट के चैनल पर एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है, जो आप बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो। सब कुछ इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वीकली क्लासेस मिलेंगी लाइव सेशंस की। लाइव सेशंस में आप डाउट पूछ सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी। हम लगभग 1500 एमसीक्यू हर एक चैप्टर से करने वाले हैं, ताकि
जेडब्ल्यू के एग्जाम में फोड़कर आए, जेडब्ल्यू के एग्जाम में आग लगा कर आए। तो ये सब हम करने वाले हैं आने वाले समय में। तो बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी, जेडब्ल्यू और नीट के चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी तक जेडब्ल्यू की तैयारी के लिए भटक रहे हैं, तो उन लोगों तक चैनल का लिंक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। और चैनल की कम्युनिटी को स्प्रेड करें और इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।